12 topmost schools of India and 12 different teachers working on just one same thing. मतलब मेरे को गाइडेंस देना कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो कैसे तुम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो ये प्रॉपर कंटेंट के साथ. नॉट जस्ट वन स्कूल, इन टोटलिटी ऑफ 12 स्कूल्स के टीचर्स जिन्होंने मिलकर ये नोट्स बनाए, और मैं वो रिप्रेजेंटेटिव हूं जो तुम्हारे सामने ये पूरी चीजें डिलीवर करूंगा, बिकॉज आई हैव मेड श्योर कि इसमें से ही वो पूरा कंटेंट आए जो इस बार बोर्ड्स में आने वाला है. सो बिना किसी देरी के मेरे भाइयों शुरू करते हैं. मुझे हंसी आ गई. एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, अगर इस टर्म से तुम कुछ समझना चाहते हो या कुछ याद रखना चाहते हो, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि तुम्हें क्या याद रखना है. ये देख रहे हो अपॉर्चुनिटी, कभी इकोनॉमिक्स में अगर तुमने पढ़ा हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वही इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा चैप्टर डिराइव करता है या समझाता है. एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी ये बोलता है, लेट्स से यू आर अ फ्रेश बिजनेसमैन तो होगे नहीं यार अगर तुम फ्रेश ही चालू करे होगे. मान लो तुम एक ऐसे यंग इंसान हो जिसको अभी अभी बिजनेस शुरू करना है, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे? 2-3 प्रमोटर हायर करोगे. जी हां, इस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा वो एक प्रमोटर काम करता है. वो एक ऐसा हाई एंड दिमाग काम कर रहा है इन सबके पीछे, जिसने इससे पहले कोई रिसर्च कर रखा है और जो जानता है कि बिजनेस अगर चलाना है तो किस प्रकार का रिसर्च करना जरूरी है. मतलब ये चैप्टर मैं शुरू भी करवाऊं उससे पहले तुम्हें अपना दिमाग बना लेना है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो. तुम एक ऐसे प्रमोटर हो, Who is the promoter, जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करके देता है. Why he is called as a promoter? Because उसको सारी स्किल्स होती हैं, उसको सारी नॉलेज होती है कि एक नए बिजनेस को, एक नए स्टार्टअप को कैसे ग्राउंड बेसिस से खड़े करके एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड बेसिस पे लेके आना है, ताकि वो अपना पूरा बिजनेस जो प्रमोटर ने एस्टैब्लिश किया है, जिस बिजनेसमैन ने पैसा लगाया था उसको हैंड ओवर करे, अपना पैसा ले और निकल जाए. तो ये प्रमोटर्स होते हैं. और ये वाला जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है, एक प्रमोटर हर नए इंसान को जो एक नए बिजनेस में घुसना चाहता है उसको हेल्प आउट करता है. नाउ शुरुआत करूंगा मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है उससे. बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट. साइकोलॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो. चलो साइकोलॉजिकली छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चलता. लॉजिकली अगर सोचो तो क्या बात करी जा रही है? एक आइडिया है विच कैन बी इंप्लीमेंटेड. तुम सोच रहे हो, ये चीज बहुत मैटर कर जाती है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस चालू करना आसान है, बहुत आसान है. पैसा लगाओ, चालू हो गया. क्या वो आइडिया सक्सेसफुल होगा, वो मैटर करता है. तभी मैं बार बार तुमसे बात कर रहा हूं भाई, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दो. अगर तुम्हें टर्म अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया, दैट मींस फाइंडिंग द राइट मार्केट, फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट, सो दैट तुम आगे चल के क्या कमा सको, प्रॉफिट. ये इस डेफिनेशन में बहुत क्लियर है. इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इंप्लीमेंटेड, एक ऐसा आइडिया जो इंप्लीमेंट हो सके टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज. ना कि सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइज क्रिएट हो, यहां पे तुम देख रहे हो, साथ साथ में तुम उसमें प्रॉफिट्स भी अर्न कर सको. बिजनेस 3 स्टेजेस से जाता है. पहली चीज तो बेसिक होती है कि एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, फिर उसके बाद होता है सर्वाइवल, फिर होता है ग्रोथ. एस्टैब्लिश करना जरूरी है, सर्वाइव करना जरूरी है, ग्रो करना जरूरी है. बिना प्रॉफिट के क्या तुम ग्रो कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं. सो अ बिजनेस नीड्स टू अर्न अ प्रॉफिट सो दैट that business can sustain its share in the market. और वो कैसे पॉसिबल होता है? with a great idea. यहां पे सारी चीजें फैंसी होती जा रही हैं, यानी ये पूरा चैप्टर थिंकिंग पे बेस्ड है. एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, ऐसा क्या ही कर देंगे जिससे क्या ही अचीव हो जाएगा. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, बिफोर सिलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने से पहले एन एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर 2 थिंग्स. एक एंटरप्रेन्योर को 2 चीजों को इंश्योर करना जरूरी है. एंटरप्रेन्योर कौन है? अभी तो बाबूजी आप प्रमोटर की बात कर रहे थे. अरे मेरे भाई, डिसीजन विल बी टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर ओनली. प्रमोटर एक्ट एज अ गाइडिंग मॉनिटर, कि भैया वो गाइड करेगा, वो बताएगा ये कर लो, सारी चीजें कर लो. वो सारी चीजें लेके भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा. लेकिन एंटरप्रेन्योर वो है जो कि उसको ग्रीन सिग्नल देगा. भाई पैसा तुम्हारा लग रहा है, तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम बिजनेस करोगे, आगे आने वाले 10, 25, 50 साल के लिए तुम बिजनेस करने वाले हो. तो यू हैव टू लेट द ग्रीन सिग्नल, तुम्हें देना पड़ेगा. हाँ भाई ठीक है, मैं करने को तैयार हूं. सो बोला गया, बिफोर सिलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी एन एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर 2 थिंग्स. अगर एक एंटरप्रेन्योर देख रहा है कि ये वाले इस बिजनेस में बहुत फायदा दिख रहा है, पहले 2 चीज इंश्योर कर लो. गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, क्या वो मार्केट अवेलेबल है भी कि नहीं प्रोडक्ट के लिए, या सिर्फ हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं, या फिर हमें आगे चल के वो मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव. चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, लेट्स से एंटरप्रेन्योर ये देखता है कंपैरेटिवली लेसर मार्केट है, लेकिन क्या उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसका रिटर्न जो आ रहा है, आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न बोल लो या आरओआर बोल लो या आरओआई बोलो, डजंट मैटर. आरओआर इज रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोलो. क्या वो इतना अट्रैक्टिव है कि तुम उसमें एंटर होना चाहते हो? अगर हां तो ही एंटर होना. जैसे मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा एरियल का, सर्फ एक्सेल का. ये वो प्रोडक्ट हैं जो बहुत लिमिटेड मार्केट में हैं.
गुड मार्केट है प्रोडक्ट का, बिल्कुल है, बट लिमिटेड मार्केट है। लेकिन इन दोनों ही प्रोडक्ट्स पे, चाहे रिन सुप्रीम ले लो, चाहे टाइड ले लो, इनसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसलिए ये चलते हैं। जो भी रिच क्लास सोसाइटी हो गई, प्रीमियम सोसाइटी हो गई, वो सर्फ एक्सेल और एरियल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन फ्रेंडली होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम माइंड में लेके चलोगे तो ही तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या बोला था, पूरा चैप्टर इसी चीज पे बेस्ड है, मैं फिर से तुम्हारे दिमाग पे लगाऊंगा। बिफोर सिलेक्टिंग एनी अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर तुमने ये दो चीजें अपने दिमाग में बिठा ली हो, तभी बिजनेस शुरू कर रहे हो। अब मैंने तुम्हें दो तरीके तो बता ही दिए हैं। लेट्स डिस्कस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आखिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अगर तुम एक बिल्कुल सीधे सच्चे से एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें ध्यान में रखना है। पहला हो जाता है एश्योर्ड मार्केट स्कोप। मार्केट स्कोप ऐसे मत देखो कि आज वो चीज कितनी एप्लीकेबल है। मार्केट स्कोप ऐसे देखा जाता है कि आज से आने वाले 5 साल क्या चलने वाला है। दैट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। काफी सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूछा गया है, उसका आंसर है एश्योर्ड मार्केट स्कोप। क्या मार्केट स्कोप है, क्या फ्यूचर में वो प्रोडक्ट वर्क करेगा? बिकॉज आप बिजनेस अगर आज से चालू कर रहे हो, मेक श्योर इट विल टेक यू 3 to 5 years टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द मार्केट। तो क्या 5 साल बाद तक उस चीज का स्कोप रहेगा? अगर हां, तो वो बिजनेस करना है। सेकंड आता है एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना एक्सेप्टेबल हो, मार्केट स्टैंडर्ड अगर 10% कहता है, बेयर मिनिमम यू आर अर्निंग 5 to 6%, एटलीस्ट 50-60% तो तुम अर्न कर रहे हो, सो दैट तुम आगे चल के वो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा सको। ऐसा ना हो कि अमाउंट तो तुमने बहुत ज्यादा लगा दिया लेकिन रेट ऑफ रिटर्न उसका नेग्लिजिबल आ रहा है। फिर क्या होगा? अभी तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कमा लोगे, बट धीरे 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 करके तुम लॉसेस में जाने लगोगे, तुम्हारे रिटर्न्स लो होने लगेंगे और अल्टीमेटली मार्केट शेयर खत्म कर दोगे। थर्ड आता है प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया। देखो यार, बहुत सारे आइडियाज हैं जो इंडिया में आज के टाइम पे अप्लाई हो सकते हैं। केएफसी भी जब आया था इंडिया में तो उसने बहुत स्ट्रगल किया, मैकडी भी जब इंडिया में आया तो उसने बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी नहीं थी आइडिया की। आज के टाइम पे जब सारी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं, अगर तुम कोई बिजनेस मॉडल लेके आते हो तो मेक श्योर कि तुम भी उस बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। दैट कम्स एज प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडिया। आजकल मैं कुछ बिजनेस हाउसेस से जब बात करता हूं, सर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए, वहां पे मार्केट ग्रो करिए, there are still people who don't understand this fact after कोविड सिचुएशन। वो अभी भी नहीं समझते। देयर लाइक हमारा जो फिजिकल मार्केट है वो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हमारी कमांड है, बल्कि वो ये नहीं जानते हैं प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडिया कि अगर एक बार ऑनलाइन चले गए तो उनका जो रेवेन्यू है डबल से ट्रिपल हो सकता है। तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, अगेन इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। डोंट बी लाइक कि नहीं नहीं हमारा इतना ही ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। प्रैक्टिकलिटी देखो, क्या तुमने अगर कोई आइडिया इंप्लीमेंट किया है रियल टाइम में एज अ न्यू बिजनेसमैन, that will really work eventually or not। अच्छा, तुम मुझसे एग्जांपल जानना चाहोगे। इंडिया में स्पोर्ट्स कार अभी भी सेल करना और ओपनिंग शोरूम्स फॉर स्पोर्ट्स कार इज नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया। जस्ट बिकॉज हाँ करोड़पति हो तो तुम शोरूम खोल लोगे, बट अगर तुम ऐसे हो जो स्ट्रेच करके बजट अपना एक स्पोर्ट्स कार का शोरूम खोलना चाहते हो, तुम उसमें अर्न नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब देख के तुम्हें मालूम है कि कस्टमर बेस बहुत लिमिटेड है। सो ओपनिंग अप अ स्पोर्ट्स कार शोरूम वोंट गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो तुम किसी और बिजनेस से सेम अमाउंट में निकाल सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम अमाउंट। सो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बिकॉज विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ बजट यू कैन हैव एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन अदर थिंग्स, जो तुम कुछ और प्रोड्यूस कर लो, कोई और आइडिया लगा लो तो। नाउ कंपिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। अब एक और चीज हो जाती है, मैंने जैसा बोला कि अगर एंटरप्रेन्योर खुद से आइडियाज लेके आ रहा है, खुद से काम कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है रिटर्न्स लेके आना, एनकैश कराना। तभी एंटरप्रेन्योर को यह भी देखना पड़ेगा कि क्या उसका कंपिटेंस है। अगर नहीं है तो किसी और को रख लो जो कि उस आइडिया को प्रैक्टिकल बना सके, एनकैश करा सके, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। एंड लास्ट, पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। मैंने क्या बोला? अगर ये पूरा चैप्टर कुछ पूछेगा तो ये सारा का सारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे पूछेगा। जैसे वो बिजनेस में एक प्लानिंग का चैप्टर होता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ऐसे ये पूरा चैप्टर, बिलीव मी, मैंने खूब रिसर्च कर लिए, खूब एमसीक्यू बुक्स उठा के देख लिए, एक ही चीज पे बेस्ड है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्यूचर, इफ दैट इज द फ्यूचर, दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर। कि आपका पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ को लेके कितना है। क्या आप एकदम से बढ़ जाओगे, मतलब एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलना चालू हो जाएगी? क्या कंसिस्टेंट लीनियर ग्रोथ मिलेगी आपको धीरे 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 धीरे, या फिर आप स्टैग्नेंट हो जाओगे आगे चल के, उसका मार्केट ही नहीं बचेगा? एग्जांपल चाहोगे तुम? बाबू जी एग्जांपल भी बता दो। व्हाट आई थिंक पर्सनली इज डिजिटल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का फ्यूचर है, बट इफ करेंटली यू आर गोइंग टू ओपन अप न्यूज़पेपर एजेंसी जहां से तुम न्यूज़पेपर बेचना चालू करो एंड थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में वो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि वो चीज बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। तो मुझसे पूछोगे बाबा जी इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा, ऐसा डिटेल्स सा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा अजीब सा। देखो यार, परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज का प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। सबसे पहली चीज, तुम्हें मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, जैसा मैंने शुरुआत में ही तुम्हें बता दिया था। इफ यू आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, मेक श्योर कि तुम मार्केट में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो। तो पहला आता है नीड्स एंड प्रॉब्लम।
अब यार तुम सोचोगे यार ये नीड्स एंड प्रॉब्लम क्या बोलता है। देखो, एनी बिजनेस can get successful if they understand the market needs and they can find out the solution for the problems। वो मैं आगे बताऊंगा क्रिएटिंग सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन पहले समझो कस्टमर की या तो वांट होती है, नीड होती है, या फिर कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज बेसिकली प्रॉब्लम्स की बात की गई है, वहां पे नीड की जब बात करते हैं तो प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कस्टमर ये चाहता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे घर में यार पानी नहीं आ रहा है तो प्लम्बर को बुला लिया, बिजली का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, दिवाली की लाइटें लगवानी है इलेक्ट्रिशियन आ गया, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। अब तुम्हें नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को समझ के क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस क्रिएट करना है, जो कि यहां पे दिया हुआ है क्रिएटिव सॉल्यूशंस। व्हाट डज क्रिएटिव सॉल्यूशन मींस? चीजों को फैंसी बना देना। वो चीज जो हमने बचपन में बहुत बेसिक सी देखी थी उसको फैंसी बना देना। मैंने एक ऐसी कंपनी देखी है जो अपन बचपन में इमली खरीद के लेके आते थे, वो स्टिक पे इमली लगी होती थी, वो अपन नॉर्मल खरीद के लाते थे, 25 पैसे की आती थी, 1 रुपए की 4 आ जाया करती थी, हमारे टाइम में तो उसी की आती थी। मैंने देखा यार वो कंपनी ने उसी आइडिया को उठाया और उसी पूरी वाइब को उठाया कि ऐसा इमली पॉप्स करके आता है, सर्च करना गूगल पे, उसी वाइब को उठाया कि यार ये बच्चों को पसंद आती है, 90s के किड्स जो हैं उनको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने उसको बढ़िया रैपिंग करके फैंसी डब्बे में डाल के बेचना चालू कर दिया। बिलीव मी वो चीज़ रातों रात फेमस हो गई। कैसे हुई? बिकॉज उन्होंने उसका क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला। उन्हें पता था कि 90 का कोई भी बच्चा है जो आज के टाइम पे कमा रहा होगा वो ये चीज़ खरीदना चाहेगा, एंड बिलीव मी मैंने भी खरीदा। तो उन्होंने नीड पकड़ी, उन्होंने उसका क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला बाय क्रिएटिंग अ मार्केटिंग एड, एंड फाइनली उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया? एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट इज द चैप्टर एसेंस। उन्होंने उसको उठाया और इस तरीके से कंबाइन किया कि उन्होंने बोला दिस इज अवर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, वी नो 90s किड्स, अगर उनकी वो 90s किड एरा दोबारा लेके आ जाएंगे, वो धड़ाधड़ हाथों हाथ खरीदेंगे, बेचना चालू करते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से होंगे? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये मैंने देखा है अधिकतर जब मेरे डिस्कशंस भी चल रहे थे, मेरे को बहुत अच्छे से पता था, टीचर्स ने भी यही बोला, ये वाला बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या कहना चाहते हैं। देखो यार, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, परसीव करना, आइडिया को सोचना और उसको प्रिजर्व करना। जो वो इमली पॉप्स वाला मैंने बताया ना कि स्टिक के ऊपर इमली लगी हुई है, वो आइडिया क्या किया गया था? परसीव किया गया था, सोचा गया था, और उस आइडिया को प्रिजर्व भी किया गया। क्या वो स्टिक को चेंज कर दिया गया? नहीं, वो जो आइसक्रीम वाली लकड़ी की स्टिक आती है उसी पे लगाया। क्या इमली के टेस्ट को छेड़ा गया? नहीं, इमली के टेस्ट को भी वही रखा गया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर जो उन्होंने आइडिया परसीव किया है उसे प्रिजर्व करके नहीं रखा तो बात खत्म हो जाएगी। एप्पल क्या बोलता है? एप्पल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। व्हाट डज एक्सपीरियंस मींस? फोन खरीदोगे, उसका सॉफ्टवेयर उसके साथ फ्री आएगा, वो सॉफ्टवेयर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, बल्कि मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट वो आपको प्यार कर देगा उसके इकोसिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, बिकॉज इतना प्रॉपरली सिंक होता है हार्मनी में कि आप हर एक प्रोडक्ट एप्पल का यूज करना चाहोगे। आइडिया परसीव करना, उस आइडिया को ओवर द जनरेशन जितने भी एप्पल के फोन्स निकलते हुए है उसमें प्रिजर्व करके रखना। एप्पल ने कभी अपने सॉफ्टवेयर के एसेंस को नहीं छेड़ा। जो एप्पल का पुराना फोन यूज कर रहा है वो आज भी नया फोन खरीदते हुए यही बोलता है कि वही का वही तो फोन है, उसमें चेंज ही क्या हुआ है। तो आइडिया को परसीव करके प्रिजर्व करना, दैट मैटर्स द मोस्ट, ताकि आप उसको कमर्शियल बना सको। सी, एक इंसान क्या देखने आता है, क्या वो चीजें रिपीटेटिव हैं या नहीं है, क्या एक कंपनी ने अपने आप को उसी वे में फॉलो अप किया है कि नहीं, और नहीं किया तो फिर कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। तो आइडिया को परसीव करो, फिर उसे प्रिजर्व भी करके रखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तभी वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा, वरना तो वो एक्सपेरिमेंट होकर खत्म हो जाएगा। बात आई होप समझ में आई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जब भी तुम रिन सुप्रीम के बारे में सोचते हो, तुम कभी भी रिन सुप्रीम को महंगा नहीं सोच पाते हो, हमेशा तुम्हें सस्ता लगता है। घड़ी डिटर्जेंट के बारे में जब भी सोचते हो, तुम्हें हमेशा सस्ता प्रोडक्ट लगता है, कभी भी महंगा सोच नहीं सकते। परसीव किया आइडिया, हर एक आम इंसान को कपड़े धोने का हक है और ये घड़ी डिटर्जेंट घर घर में होना चाहिए। परसीव किया, क्या इतने पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने प्रिजर्व भी किया उस आइडिया को? जी हां, आज भी घड़ी डिटर्जेंट ले आओ, रिन ले आओ, सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें। साईं बाबा, साईं बाबा कोई लोगों को पता ही नहीं होता, पता है सीमेंट की बोरी की तरह होता है। तूने देखा साईं बाबा? नहीं ना? हाँ, साईं बाबा का आता है ऐसा, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, खुद नहा लो, बच्चों को नहला दो। 7 रुपए का आता है ऐसा, इतना थैला, और कोई नीचे से जा रहा हो उसके ऊपर फेंक के मार दो, पिचक जाए वो भाई इंसान। सीमेंट जैसा आता है भाई वो, हाँ पुट्टी की बोरी जैसा आता है। प्रिजर्व्ड नहीं, परसीव्ड एंड प्रिजर्व्ड। साईं बाबा, साईं बाबा सबको अफोर्डेबल होने चाहिए। बच्चे समझ गए होंगे अभी तक तो। साईं बाबा के अलावा वो पार्ले की वो टॉफी यार, हाँ किस्मी बार एक ऑरेंज वाली आती थी, ऑरेंज नहीं, क्या क्या बोला गया था, क्या बोला गया था? परसीव एंड प्रिजर्व। सिल्वर कलर की रैपिंग रहती थी। एक तो पान वाली टॉफी भी आती थी।
अरे सिल्वर वाली वो पार्ले की थी यार, खट्टी खट्टी लगती थी। हाँ। अरे स्वाद, स्वाद। अरे भाई परसीव एंड प्रिजर्व, भाई आज भी स्वाद मेडिकल पे मिल जाए भाई। एक की दो मिलती है अभी, एक की दो मिलती है अभी भी। एक की दो भाई, अरे दो यार, रेट बढ़ा है भाई। हाँ परसीव एंड प्रिजर्व क्या लगती है भाई यार, लेकिन बहुत मजा आता है। चटकर है पहले यार। एक की चार आती थी, अब एक की दो हो गई। हाँ हो सकता है भाई, लेकिन हम तो खाएंगे नटखट परसीव एंड प्रिजर्व। 5 रुपए का हो गया यार। नहीं मैं एक का खरीदता था, एक का मिलता था, दो का आता था। मैंने तो एक का भी खाया आप भाई। मोटे भी तो हो गए ना। हाँ ये भी बात सही है। Various sources like magazine, journal, books, seminars, trade shows, etc. help in getting information that results in evolution of basic ideas. Analyze is the best possible extent. अच्छा extent. अब जरा सुनना, मैं इसका क्या एग्जांपल दूंगा। अब तुम्हें पता नहीं होगा फ्यूचर में ऐसी ट्रेन्स चालू होने वाली हैं, ट्रेन तो नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, बेसिकली ऐसी, अब वो मुझे याद नहीं है, एक पूरा लूप बनाया जा रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स के साथ वो ट्रेन्स चलेंगी एंड पुणे से लेकर भोपाल तक का सफ़र या इंदौर तक का मेरे ख्याल से 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर उसको ट्रैवल कर लिया जाएगा। टाइम आई थिंक सो, वो उसका इवेंट हुआ था, मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है। उस कंपनी ने क्या किया, मेरे ख्याल से टेस्ला जो है ना वो भी उसको बैकअप कर रही है। तो एक बार देखना प्लीज़, कमेंट डाउन करके मुझे बताना वो कौन सी कंपनी है। उन्होंने वैक्यूम के थ्रू उन्होंने ट्रेन्स उसके अंदर चलाई हैं। तो उन्होंने क्या बोला, आप मैगजीन्स में आर्टिकल्स निकलवाओ, जर्नल्स में निकलवाओ, सेमिनार्स करवाओ, ट्रेड शोज करवाओ और इसके थ्रू कंज्यूमर से आइडिया लो कि उनको ये चीज़ देखने के बाद उसकी कितनी प्रैक्टिकलिटी लग रही है, क्या वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसलिए जितने भी मोटर शोज होते हैं, दिल्ली में भी मोटर शोज हुए थे, उसमें कार्स को कंपनीज लेके आती हैं टू गेट द फीडबैक ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलता है। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे इवेंट्स में आते हैं, अपने प्रोडक्ट लाइंस लगाते हैं, दिखाते हैं, सो दैट फीडबैक मिल सके कि कंज्यूमर वाकई में इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कोई दूसरे बिजनेस हाउसेज उसको फाइनेंस करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, सो दैट आप एटलीस्ट आइडिया लगा सको कि वो सक्सेसफुल फ्यूचर में प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से आप अपने प्रोडक्ट को और डेवलप कर सकते हो। विजन एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज इनोवेटिंग अ सोल्यूशन एंड विजन। सो क्रिएटिविटी होती क्या है, आप एक इनोवेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, सोल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हो और अपना विजन लेके चल रहे हो। ओके हमें बाय द एंड ऑफ द डे ये चीज करनी है, ये चीज अचीव करनी है। जैसे टेस्ला ने भी क्या बेचा, टेस्ला ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, अल्टीमेटली टेस्ला ने आइडिया बेचा। आइडिया क्या, पोल्यूशन को खत्म कर देंगे हम इलेक्ट्रिक कार्स के थ्रू। तो आपको आइडिया बेचना है, आपको विजन बेचना है और उस विजन को बेचने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, लोग पूछेंगे इलेक्ट्रिक कार क्यों ही खरीदें। सो आपने बोला भाई अफोर्डेबल है, भाई आप 9 रुपए में 100 किलोमीटर चल सकते हो। विजन दिया, जब विजन देने लगोगे लोग ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। फिर बात आती है एनवायरमेंट स्कैनिंग की। केयरफुल मॉनिटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट में इन्फ्लुएंस फ्यूचर प्लान। देखो यार, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कुछ नहीं कहता, तुम्हें ना ज्यादा डिटेल में याद रखना है। स्कैनिंग में 2 चीजें होती हैं, आइदर यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी और यू फाइंड द थ्रेट। You find the opportunity if you are going to do something new. You find the threat when you are competing with others. ये 2 ही चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इन दोनों चीजों के थ्रू अडेप्ट नहीं करोगे तो तुम कभी एंड्योर नहीं कर सकते, यानी सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। मैंने वही चीज लिखी हुई है कि ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, मार्केट एनवायरमेंट को जो तुम स्कैन करते हो, ये 2 ही कॉन्टेक्स्ट में करते हो। तुम्हारे पास थ्रेट्स हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो तुमसे एडवांस प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर तुम कंपीट नहीं कर पाओगे तो तुम मार्केट से थ्रोन आउट हो जाओगे। फोर्ड के साथ इंडिया में यही हुआ कि वो मारुति से, ह्युंडई जैसी कंपनी से कंपीट नहीं कर पाया, प्लस उसको सपोर्ट करने के लिए जो महिंद्रा आया था उसने भी टाई अप तोड़ लिया। फोर्ड के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं रहा, उसको जाना पड़ा। तो थ्रेट्स जो है वो फोर्ड कंपनी सहन नहीं कर पाई या बियर नहीं कर पाई, यानी उन्होंने अडेप्ट नहीं किया तो वो एंड्योर नहीं कर पाए। अडेप्ट क्या नहीं किया, उन्होंने अपनी कार को चीपर नहीं बनाया, क्वालिटी बिल्डअप को चीपर नहीं बनाया, माइलेज उनका ज्यादा नहीं था। ये चीज इन्हें इंडिया में अडेप्ट करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि कस्टमर इन्हीं चीजों के पीछे भागता है। नहीं किया, मार्केट से थ्रोन आउट हो गए। अपॉर्चुनिटी उन्हें मार्केट में दिख नहीं रही थी, उनका कोई यहां पे रहने का लॉजिक बचा नहीं था। आते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे, जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जब भी तुम किसी अपॉर्चुनिटी की बात करते हो। तो मैं जो भी समझाऊंगा कॉन्टेक्स्ट रख लेना अपॉर्चुनिटी। सो प्रॉब्लम क्या है, एक रोड ब्लॉक है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन का, जो कि तुम यहां पे देख सकते हो। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज सच अ रोड ब्लॉक, ही शी सेड टू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। अब रोड ब्लॉक क्या हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे अगर आप एक कोई नया बिजनेस मॉडल लेके आते हो, जैसे एयरलाइंस जब इंडिया में रिसेंटली आना चालू हुई थी, रिसेंटली मतलब जब पुराने जमाने में जब भी आना चालू हुई होंगी, द मेजर रोड ब्लॉक वॉज कि इतना पैसा कौन देगा ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी।
तो क्या किया गया, जो एयरपोर्ट्स बनाए गए ना वो मेट्रो सिटीज में डेवलप करना चालू किए गए पहले, और कोशिश की गई कि जो बाहर से लोग आते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनसे हम ज्यादा अर्न कर पाए। यानी इंडिया की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं शुरुआत में पूरी एयरलाइंस रेवेन्यू जनरेशन पे उन्हीं पे डिपेंडेंट थी ताकि वो इंडिया में सर्वाइव कर सकें ये सारी एयरलाइंस। और आज उसका देखो फोकस क्या हो चुका है, अक्रॉस इंडिया जो एयरलाइंस हैं वो चीपर भी हो रही हैं क्योंकि वो अब अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, कैसे भी सर्वाइव कर लो, ग्रो तो हम कर ही लेंगे। और आज हर एक एयरलाइन इंडिया में ग्रो हो रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने वो रोड ब्लॉक पकड़ लिया था। इंडिया में डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंडिया के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो एक काम करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहां से पैसा उठाया, इंडिया में री इन्वेस्ट करते रहे। आज इंडिया में बोला जाता है कि आप चाहे एसी टायर 1 में सफर करो ट्रेन में या फिर फ्लाइट में, एक ही रेट पड़ने वाला है। फाइनली ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने से पहले, ये क्योंकि एंटरप्रेन्योर का पहला वीडियो था, मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैं इन डेप्थ जा रहा हूं, क्या मैं तुम लोगों को एमसीक्यूज में हेल्प कर रहा हूं, बिकॉज सी मैंने पूरी कोशिश यही की है कि इससे पहले मैं रिसर्च कर लूं। इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 मंथ फॉर द एंटायर रिसर्च, चीजें एक साथ लेके आने में, ताकि हर एक कंटेंट जो मैं कवर करूं तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं 11th तक पूरा ये जो तुम्हारा 20 डेज प्लेज है एंटरप्रेन्योरशिप का खत्म कर दूंगा। मेक श्योर तुम इतना ही सपोर्ट मुझे देते रहो। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।